हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप सभी का शिक्षा से एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षा से एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जल्दी से करना होगा सब्सक्राइब। क्योंकि शिक्षा से एडुकेशन आपके लिए लेकर आया है सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल्ड क्लासेस, वो भी एक मस्ती भरे अंदाज में। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7th में हैं। क्लास 7th में हम सिविक्स के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम समझ रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कैसे काम करती है, जिसका हमने 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसलिए अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आपको बाकी के पार्ट समझ में आते हैं। इफ अगर आप इंट्रोडक्शन ही मिस कर देंगे तो आपके लिए चैप्टर हो जाएगा पूरा गोलमाल। इसलिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझना होगा, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें समझी थी। हमने समझी थी कि गवर्नमेंट किन लेवल पर वर्क करती है, तो हमने देखा था 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट वर्क करती है। द फर्स्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड इज नेशनल गवर्नमेंट। तो हमने इन तीनों गवर्नमेंट के वर्क को भी थोड़ी ब्रीफिंग वहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में देखी। एंड हमने दोनों दोस्तों के बीच की बातें भी कल सुनी, कि जिसमें हमने जाना कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर लास्ट में हमें पता चलता है कि ये सारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएलए जी की थी। हमने देखा कि पटालपुरम में लोगों को पानी की कमी से कितनी दिक्कतें हो रही है। 3 दिन लग गए हैं उन्हें पानी पहुंचने में, और लोगों ने क्या किया है, एमएलए के घर पर घेराबंदी कर दी है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। हम ट्रैवल करने जाने वाले हैं और वहाँ के रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट मतलब इलेक्शन के रिजल्ट को। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, वहाँ पे टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। मतलब वहाँ पे टोटल 68 निर्वाचन क्षेत्र है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी के मीनिंग को मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि आप रह रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश को क्या कर दिया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे आप देखेंगे भोपाल, इंदौर, विदिशा, नर्मदापुरम, इटारसी, तो ये सब हमारे मध्य प्रदेश का एक पार्ट है। अब सोचिए कि अगर मध्य प्रदेश को ऐसे डिवाइड नहीं किया जाता तो ये तो स्टेट ही नहीं बनती। एग्जैक्टली ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 क्या है, निर्वाचन क्षेत्र, छोटे छोटे एरिया है, और वहां पे हर एरिया से उनका क्या होगा, एमएलए होगा। एमएलए कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का मेंबर। एमएलए को हम विधायक कहते हैं। तो हमने क्या जान लिया यहाँ पर, एक फैक्टफुल बात, कि टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, जिसको आप इस मैप के साथ, एक और मैप आपकी बुक में दिया हुआ है, दोनों मैप में ही आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हाईलाइटेड है कि टोटल वहाँ पे कितने 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका एक एमएलए है। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे हमारे लिए ये टॉपिक हो जाएगा और भी आसान और हमें समझ में इजीली आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक स्कूल है। हिमाचल प्रदेश जैसे हम जानते हैं कि एक राज्य, स्टेट है, तो हम एग्जाम्पल के लिए हिमाचल प्रदेश को क्या मान लेते हैं, कि स्कूल मान लेते हैं। तो इस स्कूल में टोटल कितनी 68 क्लासेस है, 68 क्लासेस है। अब इन 68 क्लासेस में क्या होगा कि हर क्लास से, ईच क्लास से क्या होगा, एक अपना मॉनिटर होगा। अब यही मॉनिटर क्या है आपका, मॉनिटर मतलब, अब इसको हम स्टेट के थ्रू समझते हैं कि देखिए, पहले हमने स्कूल के थ्रू समझा कि हिमाचल प्रदेश एक स्कूल है
जिसमें कितने 68 क्लासेस है और हर क्लास से एक मॉनिटर है। तो टोटल कितने मॉनिटर हो जाएंगे? 68। हर क्लास का एक मॉनिटर, एक हेड होगा, ठीक है। तो 68 क्या होगा? मॉनिटर होगा। अब इसी को आप एग्जैक्टली इस टॉपिक के थ्रू समझते हैं। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, टोटल वहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिसको डिवाइड, टोटल वहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक क्या है? एमएलए है। तो टोटल कितने एमएलए हो गए? 68 एमएलए हो गए। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से अब पूरा अच्छे से समझ में आ गया है कि हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है। हमने एमएलए के टॉपिक को समझने को लिया है कि एमएलए क्या होते हैं, जिसमें हम विधानसभा का जो मेंबर होता है, जिससे पीपल क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। हमने क्या समझा था कि इंडिया में जितनी भी स्टेट है, 28 स्टेट्स है, तो हर स्टेट से उनकी क्या होती है? एक विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली किन से बनती है? किन मेंबर से मिलके बनती है? वो एमएलए से, विधायक से बन के वो बनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कहलाते हैं। तो हर स्टेट से क्या होती है? उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास और क्या चीज़। तो देखिए, और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात अब समझते हैं यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि एमएलए कैसे बनते हैं, मिनिस्टर कैसे बनते हैं, या चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, और मेजोरिटी पार्टी का मतलब क्या होता है, अपोजिशन पार्टी का मतलब क्या होता है, और रूलिंग पार्टी का क्या मतलब होता है? क्या आप ये सारी बातें जानते हैं? इफ नहीं तो चलिए हम ये समझते हैं कि क्या होता है हमारे एमएलए जी, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं और मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे, इनको हमने इमेज इसलिए लगाया है कि इन्हें हम क्या करें? चीफ मिनिस्टर एज्यूम करें, एज अ चीफ मिनिस्टर हम एज्यूम करें। अब एमएलए कैसे बनते हैं कि देखिए कि हमने क्या देखा कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, मतलब टोटल 68 निर्वाचन क्षेत्र है। तो हर क्षेत्र से वहाँ पर एमएलए है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हमने क्या देखा कि एमएलए बनने के लिए क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं, जिसमें लोग वोट देते हैं। आपने देखा है वोटिंग होती है। तो जब वोटिंग होती है तो आप अपने एमएलए को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि क्लास में अगर इलेक्शन हुआ तो आप क्या करेंगे? मॉनिटर बनाने के लिए क्या होगा? वोटिंग होगी। तो फिर देखा जाता है कि जितने ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिस 2 मॉनिटर इफ खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो जिस मॉनिटर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। जिस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्लास का मॉनिटर बन। एग्जैक्टली वैसे ही जब इलेक्शन होते हैं तो लोग अपना एमएलए खुद चुनकर लाते हैं। आफ्टर दैट वो क्या करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है। आफ्टर दैट वो क्या करता है कि विधानसभा का सदस्य बन जाता है। अब उन्हीं एमएलए में से क्या होता है? एक चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। कि अब एमएलए वोटिंग करके क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। चीफ मिनिस्टर मतलब पूरे राज्य का हेड, मुख्यमंत्री जिसे हम कहते हैं। तो हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट में के एलिमेंट्स क्या क्या थे? चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी कि ये क्या होते हैं? हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मेनली किन चीज़ों पर वर्क करती है? स्टेट हाईवेज पर उनका फोकस होगा, स्टेट रन स्कूल पर उनका फोकस होगा। तो इन सारी बातों पर, स्टेट हेल्थ फैसिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट मेनली इन चीज़ों पर क्या करती है? वर्क करती है। तो अब हमने क्या समझा कि एमएलए कैसे बने, कि लोगों ने उनको इलेक्ट किया, अपने एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया। अब वो रिप्रेजेंटेटिव का क्या वर्क होता है? उनका वर्क होता है कि जो भी हमारे कॉलोनी में, हमारे एरिया में समस्याएं हो रही है, जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, उनको वो उठाकर कहाँ पर रखे? लेजिस्लेटिव असेंबली में वो उन मुद्दों को उठाए कि ये हमारे एरिया में चीज़ें हो रही है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले और इस चीज़ों को क्या करे? कंट्रोल करे, इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाले। ये सारा वर्क होता है हमारे एमएलए जी का।
एमएलए की वोटिंग होकर कौन बनता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो कि स्टेट का हेड होता है। अब मिनिस्टर्स कैसे बनते होंगे? जो चीफ मिनिस्टर बना है वही क्या करता है? मिनिस्टर्स को क्या करता है? सेलेक्ट करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर जी क्या करते हैं? अपने मिनिस्टर्स को, कुछ एमएलए में से ही कुछ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर वो मिनिस्टर्स किन चीज़ों पर, वो मिनिस्टर्स क्यों सेलेक्ट किए जाते हैं? कि वो कुछ सेक्टर्स पर वर्क करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन, आप जानते हैं सभी कि एडुकेशन मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब इन चीज़ों पर काम करने के लिए मिनिस्टर सेलेक्ट किए जाते हैं, जो कि कौन करता है? मुख्यमंत्री जी सेलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को। तो अब हम जान गए कि एमएलए कैसे बनते हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं एंड मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में हमने क्या देखा कि अब एमएलए तो बन गए हमारे, चीफ मिनिस्टर भी हमने, लेकिन अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, ठीक है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी पार्टी कहलाएगी। तो अब क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए कि टोटल 68 क्या है हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो अगर अब इलेक्शन हो रहे हैं जिन भी पार्टियों के बीच में, तो अब 68 का हाफ कितना होगा हमारा? 34 होगा। तो अब जिस भी पार्टी को जीतना है, ठीक है, इलेक्शन में जीतना है, उसको 34 प्लस वोट चाहिए, तभी वो क्या होगा? वहाँ की उस स्टेट की रूलिंग पार्टी कहलाएगी, ठीक है। जैसे आप न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो लगातार न्यूज़ बनी होती है कि कैसे कौन सी पार्टी आगे चल रही, कितने वोटों से ये पार्टी आगे चल रही। तो रूलिंग पार्टी वो कब कहलाएगी? जब वहाँ पर बहुमत होगी, जब वो इतने वोटों के आगे से वो अगर जीत पाती है तो वो उस एरिया की रूलिंग पार्टी हो गई। अब बात आती है अपोजिशन पार्टी कौन होगी। अब जो मेजोरिटी पार्टी में ना हो, मतलब जो इलेक्शन में नहीं, विनर नहीं होते हैं, जो इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, जिन्हें उतने ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं, तो वो क्या होगी? आपके अपोजिशन मेंबर हो गए, अपोजिशन पार्टी होगी। इसी को हम और डिटेल में समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम हिमाचल प्रदेश में थे, तो हम हिमाचल प्रदेश का मेनली यहाँ पर क्या करना है? इलेक्शन देखना है, वो भी ईयर 2017 का। अब 2017 के हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर कैसे एमएलए सेलेक्ट होके आते हैं, देन कौन सी पार्टी की वहाँ पर वो रूलिंग पार्टी बनती है और कौन सी पार्टी में वहाँ पर मेजोरिटी होती है और कौन से मेंबर्स अपोजिशन कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब 2017 की यहाँ पे हमारी बात हो रही है। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 44 क्या मिले? 44 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे रही। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 वोट्स मिलते हैं अपने एरिया से, और ये कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको 1 वोट मिलते हैं, और इंडिविजुअल्स, इंडिपेंडेंट्स मतलब दो वोट इन्हें मिलते हैं। तो अब इनका आप सम कर लीजिए, तो टोटल हो गया 68। तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हिमाचल प्रदेश में, ये हमने समझा। तो अब मान लीजिए कि किसी स्कूल में हम जब इलेक्शन करा रहे हैं, तो 10 क्लास में इलेक्शन हो रहे हैं, किसके लिए? हेड बनने के लिए, ठीक है, कि स्कूल का हेड मॉनिटर अगर हमें बनाना है। तो 2 लोग खड़े हुए हैं, 2 हाउसेस आपके स्कूल में हाउस होते हैं तो मान लीजिए ब्लू हाउस एंड येलो हाउस से अपने अपने मॉनिटर खड़े हुए हैं। तो क्या होगा कि अब 10 क्लासेस वोट कर रही है, तो जो ब्लू एंड येलो हाउस के बीच में क्या कंपटीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया कि दोनों ही हाउस के बीच में एक
अब ये कंपटीशन है कि उनको 5 से प्लस सीटें चाहिए। टोटल 10 क्लासेस के बीच में इलेक्शन हो रहा है, तो उनको कितनी सीटें चाहिए? 5 प्लस सीट चाहिए, मतलब टोटल 6 चाहिए या 6 से ज़्यादा चाहिए। अगर उनकी 5 से लेस सीट आ जाती है तो वो तो फिर अपोजिशन पार्टी में चले गए, मतलब उनके पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनका जब सम होता है तो टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज है हिमाचल प्रदेश में। ये हमें तो पता ही है कि हिमाचल प्रदेश को टोटल 68 एरियाज में डिवाइड किया गया है। एंड हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 44 वोट मिले हैं, मतलब 68 का हाफ हमने देखा था 34 प्लस लाना था, है ना। तो पर लेकिन इन्होंने तो 44 ले आए हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 मिले हैं, 1 2 इस तरीके से वोट मिला है। अब आप सोचेंगे कि अब 68 कैसे आ गया, तो आप इन सब का सम करके चेक कर लीजिए, आपका आएगा टोटल 68, क्योंकि टोटल 68 क्षेत्रों से वोटिंग होती है। तो देखा गया कि कौन आ रहा है यहाँ पे कौन सी पार्टी जीत रही है जिनके पास में मेजोरिटी, तो यही पार्टी क्या कहलाएगी? आपकी रूलिंग पार्टी कहलाएगी। एंड ये तीनों कहाँ पर जाएंगे? आपके अपोजिशन पार्टी में जाएंगे, मतलब जिसे हम विपक्ष पार्टी के सदस्य कहते हैं, विपक्ष। ठीक है, विपक्ष पार्टी का क्या काम होता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और एक्शन को क्या करे? चुनौती दे, चैलेंज दे। यही होता है अपोजिशन का काम, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनी है उन पर हम कैसे कटाक्ष कर अपनी बात रखेंगे एंड बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का काम कौन संभालती है? आपका अपोजिशन संभालती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2017 में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल गए हैं? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को मिल गए हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया कि रूलिंग पार्टी तो वही होगी जो मेजोरिटी में होगी, जिनके पास में बहुमत होगी। जितने हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूएंसी है उतनी सीटें लाने के लिए उसके हाफ से ज़्यादा वोट्स आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप रूलिंग पार्टी रहेंगे, अदरवाइज आप अपोजिशन पार्टी में आ जाते हैं कि आपकी पार्टी को वोट मिले। अब हमने क्या देखा कि बीजेपी को जो 44 एमएलएज बनेंगे अब। ठीक है, 44 एरिया से अगर बीजेपी जीती है, 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर बीजेपी जीती है, तो टोटल कितने वहाँ पर एमएलए बनेंगे? 44 एमएलए बनेंगे। और वो क्या बनेगी? मेजोरिटी के साथ साथ रूलिंग पार्टी। मेजोरिटी में क्या होता है? मेजोरिटी बहुमत में रूलिंग पार्टी कौन बनेगी? जिनके पास में वो अधिक वोटों से जीती है। ठीक है, अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जो कि जीती है। अब बीजेपी ने क्या किया कि श्री जयराम ठाकुर जी को चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट किया ईयर 2017 में। अब थोड़ा हम श्री जयराम ठाकुर जी के बारे में जानते हैं कि ये 27 दिसंबर 2017 में क्या बने? वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने। एमएलएज ने क्या किया कि वहाँ के लिए अब हेड, जैसे कि हमने देखा था कि पूरे एरिया से या फिर पूरे क्लासेस से क्या करेंगे? अब हेड मॉनिटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एमएलएज ने जो 44 एमएलएज क्या जीत कर आए हैं, 44 एमएलएज जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने हैं, उन्होंने किसे हेड बना दिया है? यहाँ पर श्री जयराम ठाकुर जी को, जो कि अब हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे 2017 में। और इन्होंने मेनली किन चीज़ों पर काम किया है, इनकी कुछ खास बातें मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने मेनली किस चीज़ पर काम किया था। तो इन्होंने अब जो मिनिस्टर्स बनाए श्री जयराम ठाकुर जी ने, मेनली उनका वर्क था कि वो क्या करे? इन चीज़ों पर सुधार लाए। मेनली हेल्थ सेक्टर पे वो सुधार लाए, एडुकेशन पर, हिमाचल प्रदेश के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और इन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की है, तो वो स्कीम के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। वो स्कीम का नाम है, योजना का नाम है हिम केयर।
मतलब हिमाचल प्रदेश हेल्थ केयर के लिए स्कीम लॉन्च की गई है श्री जयराम ठाकुर जी की तरफ से, जिससे क्या हो, हेल्थ सेक्टर में मेनली इस योजना के तहत सभी को, हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को क्या हो, हेल्थ फैसिलिटी में सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। और जो अब क्या देख रहे हैं हम कि द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स। अब जो मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जिन मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं उनका क्या काम होगा कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करें। देखिए, अब जो हेड मॉनिटर होगा वो क्या करेगा कि कुछ जो मॉनिटर सेलेक्ट, जितने भी एमएलएस बने हैं, हमने क्या देखा था कि टोटल हम हिमाचल प्रदेश को एक स्कूल मान रहे हैं, तो टोटल 68 वहाँ पर क्लासेस है स्कूल में हमारे, तो हर क्लास से क्या है, एक एमएलए है। तो उन्हीं एमएलए में से क्या होता है, 68 एमएलए में से क्या होता है, एक चीफ मिनिस्टर बन गया। चीफ मिनिस्टर ने टोटल 5 स्टूडेंट्स को क्या बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, ताकि वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में वर्क करे। लाइक स्कूल के क्लीनलीनेस पर एक मिनिस्टर वर्क करेगा कि स्कूल की क्लीनलीनेस प्रॉपर होना चाहिए, उस पर किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेगा रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। एंड और जो सेकंड मिनिस्टर है उनको वर्क दे दिया जाएगा कि वो कैंटीन की सारी चीज़ों पर ध्यान दे कि कैंटीन में प्रॉपर से वर्क हो रहा है कि नहीं, कैंटीन में जो भी स्टूडेंट्स कैंटीन में जा रहे हैं उनको प्रॉपरली किसी इशू का सामना ना करना पड़े। तो ये सारी बातों को मतलब वेरियस डिपार्टमेंट पे ध्यान देने के लिए चीफ मिनिस्टर क्या बनाते हैं, कुछ मिनिस्टर्स को बनाते हैं जो कि मेनली हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पर मेनली क्या करे, वर्क करे। कि आप देखते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर अलग होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर अलग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर अलग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होते हैं, कि ये डिफरेंट मेंबर्स बनते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर बनते हैं जो कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होते हैं और ये उन्हीं एमएलए में से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर बनाने के लिए कोई अलग से इंडिविजुअल आ जाएगा, कोई अलग से पर्सन आ जाएगा जिन्हें चीफ मिनिस्टर जी सेलेक्ट कर लेंगे और कह देंगे कि अब ये डिपार्टमेंट संभालेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो एमएलए सेलेक्ट हुए हैं, देखा हमने कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो टोटल 68 एमएलए है, जिसमें से 44 एमएलए बने किसके, 44 एमएलए बने किसके, बीजेपी के बने, क्योंकि वही रूलिंग पार्टी बनी, क्योंकि उसमें मेजोरिटी थी, बहुमत से जीती थी। और बाकी सब किस चीज़ों में ऐड हो गए, अपोजिशन में ऐड हो गए। अपोजिशन मतलब विपक्ष दल। तो आई होप कि आपको इन स्कूल के एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सारे टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं। और यहाँ पे होता है हमारे चैप्टर का 3rd पार्ट कंप्लीट। चैप्टर का सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें समझी कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की कैसे वर्क कर रही है, किन किन चीज़ों पर उनका मेनली ध्यान है। तो वहाँ पर हमने देखा कि श्री जयराम ठाकुर को क्या किया, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाए ईयर 2017 में। उन्होंने कुछ मिनिस्टर सेलेक्ट किए जो मेनली किन किन चीज़ों पर वर्क करे, इन बातों पर ध्यान दिया गया कि किन बातों पर मेनली, किन चीज़ों पर हमारी स्टेट की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए, मेरे जो पीपल्स की नीड्स होते हैं कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी क्या हो, प्रॉपर हो, हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या हो, प्रॉपर हो हमारे स्टेट का। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए उनके मिनिस्टर्स बनते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्टेट के इलेक्शन का एग्जाम्पल लेकर ये सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं कि व्हाट इज एमएलए, what is the chief minister and who is MLA, who is chief minister and रूलिंग पार्टी क्या होती है, अपोजिशन पार्टी क्या होती है। ये सारी बातें हमने समझी है। इन सारी चीज़ों से हम क्या देख रहे हैं कि मेनली हमारा इस चैप्टर में किस चीज़ पर फोकस चल रहा है कि राज्य सरकार कैसे काम करती है। तो राज्य सरकार के हम काम को पूरा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि राज्य सरकार किन सेक्टर्स पर मेनली वर्क करती है। कि हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में बहुमत किसकी रही, बीजेपी की रही। अगर मान लीजिए कि
68 कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो उनको 34 प्लस वोट लाना था, क्योंकि 68 का हाफ 34 होता है, तो 68 प्लस उनको 34 प्लस उनको वोट लाना था। इफ 44 नहीं आता, 20 आता, तो फिर बीजेपी क्या हो जाती, अपोजिशन में हो जाती। और अगर कोई और पार्टी होती, इफ आईएनसी हो गई या आपकी इंडिपेंडेंस पार्टी के मेंबर हो गए, अगर इनकी हो जाती मेजोरिटी तो वो रूलिंग पार्टी बन जाती। रूलिंग पार्टी हमेशा वही बनती है जिस सत्ता की मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी की मेजोरिटी, जिस पार्टी में बहुमत होती है। वो बहुमत भारी वोटों से, आपने सुना होगा कि जीतते हैं। कि आप अपने एरिया में देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में आपके घरों में हमेशा ऐसे पैम्पलेट्स आते हैं या फिर लीडर्स आते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए। कुछ प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि आपको प्रॉपर क्या होगा, इतने टाइम आपको पानी मिलेगा, आपको पानी की कमी नहीं होगी, आपको सारे ढेर सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं आपके नीड्स को ध्यान में रखते हुए। तो जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, जिन नेता को हम चुनना चाहते हैं, जिन लीडर को हम एमएलए बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं। देन वो क्या होते हैं, मेजोरिटी कब होगी, जब वो भारी वोटों से जीतते हैं तो वो आपके एमएलए बन जाते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया के, आपके निर्वाचन क्षेत्र के। आई होप कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को अब समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने स्कूल के एग्जाम्पल से, आपके ही स्कूल के एग्जाम्पल से ये टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ है, अगर आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह खूब सारी पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। इसीलिए आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट्स है आप वो भी साथ में खेलिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। एंड आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, आप आपके पेरेंट्स से ज़रूर पूछिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया क्या है और हम किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर आते हैं, एंड हमारे एरिया के एमएलए जी कौन है। आप ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। एंड आप कोशिश कीजिए कि आप आपके एरिया के एमएलए से भी मिले, या आप नहीं मिल पा रहे तो एटलीस्ट इवन उनके वर्क को देखें कि वो किस तरीके से वर्क करें, ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स और इजीली समझ में आ जाएंगे। Thank you for joining me in this exploration of chapter 3. Let's continue to learn and engage in meaningful discussion. Thank you.